स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3rd ईयर और इसमें हम पहला पेपर पढ़ रहे हैं सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, सोशल रिसर्च मेथड्स। और इसमें हम अंतर्वस्तु विश्लेषण के अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य के बारे में इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण की कुछ इकाइयाँ और इससे संबंधित कुछ अन्य अवधारणाएं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि अंतर्वस्तु विश्लेषण का समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं बहुत जटिल होती हैं और ऐसी जटिल घटनाओं का अध्ययन करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अंतर्वस्तु विश्लेषण के माध्यम से हम ऐसी गुणात्मक प्रकृति वाली घटनाओं का अध्ययन कर पाते हैं और उससे संबंधित वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करके अध्ययन करते हैं। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण की कुछ इकाइयों के बारे में। इनकी जो इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, वो कौन कौन सी है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि का एक महत्वपूर्ण अंश अनुसंधान तथ्यों के अंतर्वस्तु की इकाइयों का चुनाव करना है। इन इकाइयों के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, पात्र, मदें, प्रसंग और स्थान व समय की माप। इन इकाइयों की कुछ संक्षेप में हम व्याख्या कर सकते हैं, जैसे कि एक यूनिट है शब्द। फर्स्ट यूनिट है शब्द। अध्ययन किए जाने वाले भाषण, लेख, संपादकीय या अन्य लिखित या मौखिक सामग्री में कुछ विशेष शब्दों या प्रमुख प्रतीकों या आकृति को अलग अलग लिखकर गिना जा सकता है और उनके आधार पर उस अध्ययन विषय, भाषण और लेख के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अमेरिका में आजकल समाचार पत्रों में छपी सामग्री में से कौन सा अंश कम या अधिक पढ़ा जाता है, इसके संबंध में शोध कार्यों में शब्दों को ही इकाइयाँ मानकर अध्ययन किया जाता है। दूसरी यूनिट या इकाई है वाक्य या अनुच्छेद। अंतर्वस्तु विश्लेषण में वाक्य या अनुच्छेद को भी अध्ययन की इकाई के रूप में चुना जा सकता है। वाक्य शब्दों का ही एक पुंज होता है जिसके माध्यम से किसी विचार, प्रतिमान की प्रस्तुति होती है। तीसरा है पात्र। उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, सिनेमा, दूरदर्शन, धारावाहिक आदि के पात्रों को नायक या नायिका कहा जाता है। ये अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाइयाँ मानकर उनका अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से अध्ययन इसमें किया जाता है। चौथा माना जाएगा मद। अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए चुनी जाने वाली इकाइयों में मद का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है और ये एक लेख, एक उपन्यास, एक पत्रिका, एक कहानी, एक पुस्तक या एक भाषण आदि हो सकता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाई है स्थान और समय का माप। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में या रेडियो कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों के लिए कितना स्थान और समय निर्धारित किया जाता है, इसको भी अध्ययन की इकाई माना जा सकता है। तो ये अंतर्वस्तु विश्लेषण की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं, जिनमें पहला था शब्द, दूसरा है वाक्य या अनुच्छेद, तीसरा है पात्र, चौथा है मद और पांचवा है स्थान और समय का माप। अंतर्वस्तु विश्लेषण को कुछ श्रेणियों में भी हम विभाजित कर सकते हैं। सम कैटेगरीज ऑफ कंटेंट एनालिसिस। केवल अध्ययन की इकाइयों को चुन लेने मात्र से ही हम अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए आवश्यक तथ्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जब तक कि इन इकाइयों को हम कुछ अलग अलग श्रेणियों या कुछ निश्चित कैटेगरीज में बांट नहीं लेते या उन निश्चित श्रेणियों का निर्धारण नहीं कर लेते जिनके अंतर्गत विषय सामग्री का वर्गीकरण करके उसका विश्लेषण किया जाना है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियों की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिए जाते हैं, जैसे कि पहला है विषय और उसके स्वरूप में अंतर के आधार पर विभेदीकरण। सबसे पहले तो हम विषय और उसके स्वरूप में अंतर करते हैं और उसके आधार पर उनमें विभेदीकरण करते हैं। विभेदीकरण मतलब अंतर करने के पश्चात उनका अलग अलग कैटेगरीज या श्रेणियों में विभाजन करना। स्तर या भेद शक्तिशाली और कमजोर समाज की दृष्टि से अनुकूल और प्रतिकूल, नैतिक और अनैतिक। मूल्य भेद। मूल्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे धन संबंधी मूल्य, आध्यात्मवादी मूल्य, मनोरंजन से संबंधित मूल्य, भौतिकवादी मूल्य, कुछ भी। इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत भेद होते हैं, जैसे कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अहमवादी और परार्थवादी व्यक्तित्व। कुछ सामग्री के स्रोत होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी
और उर्दू लेखकों की रचना, हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सिद्धांत, इस प्रकार से सामग्री के स्रोत हो सकते हैं। इसके अलावा है पात्र, जैसे कि नायक, खलनायक, मुख्य पात्र है, सहायक पात्र है, इस प्रकार से इसके कुछ पात्र भी हो सकते हैं। इसके बाद है कथनों संबंधी भेद, सकारात्मक कथन होते हैं, नकारात्मक कथन होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष कथन होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष कथन होते हैं, कुछ तथ्य संबंधी कथन होते हैं, तो कुछ अभिज्ञान या पहचान संबंधी तथ्य भी होते हैं। इसके अलावा कुछ श्रेणियां बनाई जा सकती है, विपरीत श्रेणियां, जैसे कि लौकिक और परलौकिक के आधार पर श्रेणी, सुखवाद और दुखवाद के आधार पर श्रेणी बना दो, आध्यात्मिक संस्कृति या भौतिक संस्कृति के आधार पर श्रेणी बना दो। कुछ वर्ग भेद होते हैं, अलग अलग वर्ग, अलग अलग कैटेगरीज बना दी जाती हैं, जैसे विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी वर्ग के लिए अलग वर्ग, श्रमिकों का वर्ग, पूंजीपतियों का वर्ग, नेताओं का वर्ग, जनताओं के लिए, शासकों के लिए, शासितों के लिए, महिलाओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, भाषण या लेख पुस्तक या संपादकीय आदि अनेक वर्ग भेद हो सकते हैं। कहानियों का वर्गीकरण हो सकता है, जैसे लोक कथा, हास्य कथा, बाल कहानियाँ, सत्य कथा, प्रेम कहानी आदि। तो यहाँ पे ये अंतर्वस्तु विश्लेषण की कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियाँ थी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण के प्रमुख चरण, मेन स्टेप्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस। अंतर्वस्तु विश्लेषण के कुछ प्रमुख चरण हैं, जैसे विषय से संबंधित तथ्यों का चुनाव करना, पहला इसका चरण है। सबसे पहले हमें अपने विषय से संबंधित तथ्यों या डेटाओं का कलेक्शन करना होगा। अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रथम चरण विषय से संबंधित उन तथ्यों को चुनना है जिनका अध्ययन हमें अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के द्वारा करना है। यदि समस्या से संबंधित तथ्य अधिक मात्रा में है तो हमें सीमित मात्रा में तथ्यों का चुनाव करने के लिए निर्दर्शन पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा। सेकंड चरण आता है अध्ययन इकाइयों का चुनाव करना। तथ्यों के चुनाव के बाद दूसरा चरण या दूसरा कार्य होगा अध्ययन की इकाइयों का चुनाव करना, चयन करना। ये इकाइयाँ शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, पात्र, स्थान और समय की कुछ भी हो सकती हैं। जैसे कि प्रेमचंद्र के किसी उपन्यास का चुनाव कर लेने के बाद यहाँ हम ये तय कर सकते हैं कि अध्ययन की इकाई पुरुष पात्र होंगे। तीसरा चरण है या सोपान है, थर्ड स्टेज इज अंतर्वस्तु की इकाइयों का श्रेणियों में विभाजन। प्रत्येक समस्या से संबंधित विभिन्न चरों या वेरिएबल्स को ध्यान में रखकर अध्ययन की इकाइयों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रेमचंद के किसी उपन्यास के पुरुष पात्रों को नायक, सहनायक, खलनायक आदि श्रेणियों में हम विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। चौथा सोपान आता है श्रेणियों का परीक्षण करना। अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रविधि द्वारा किया जाने वाला अध्ययन पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ हो सके, इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि अध्ययन के लिए चुनी गई श्रेणियों की जांच कर ली जाए कि वे विश्वसनीय है या फिर नहीं। श्रेणी निर्धारण के लिए कुछ मानक या कुछ स्टैंडर्ड्स को हम अपना सकते हैं, और ये अपनाना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है, तभी हमारी जो स्टडी है वो वैज्ञानिक होगी। नेक्स्ट स्टेज है पद्धति का सही उपयोग। यहाँ पे ध्यान रखना आवश्यक है कि अध्ययन की रूपरेखा अनुसार जिस पद्धति का उपयोग किया जाना है, पूरे अध्ययन में सर्वत्र उसी पद्धति को काम में लिया जाए। छठी स्टेज या चरण होगा अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना। तो हमने ऊपर जितने भी, जैसे कि विषय से संबंधित तथ्यों का चयन करना, अध्ययन इकाइयों का चयन करना, अंतर्वस्तु की इकाइयों का श्रेणियों में विभाजन करना, श्रेणियों का परीक्षण करना, पद्धति का सही उपयोग करना, ये सभी चरणों से गुजरने के बाद अध्ययन की रूपरेखा तैयार की जाती है, ताकि ये निश्चित किया जा सके कि अध्ययन में प्रमुख रूप से किन किन विषयों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सातवां चरण है अंतर्वस्तु की इकाइयों को मापना। अंतर्वस्तु की प्रत्येक श्रेणी में जो सामग्री डाली जाती है उसे सांख्यिकी प्रणाली के द्वारा मापने या गिनने का कार्य किया जाता है। इस परिमाणात्मक माप के माध्यम से ही अंतर्वस्तु का सही विश्लेषण और मूल्यांकन हो पाता है। नेक्स्ट स्टेज है विश्लेषणात्मक व्याख्या करना। जो भी
तथ्य हमने प्राप्त किए हैं उनको परिमाणात्मक ढंग से माप लेने के बाद हम उनका वर्गीकरण करते हैं, मतलब उन्हें उनकी विशेषताओं या प्रकृति के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं और उसके बाद उसकी सारणी बनाते हैं। सारणीयन या टैबुलेशन का कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। इससे तथ्यों की समानताओं और भिन्नताओं का पता चल पाता है और उसके आधार पर ही तथ्यों की विश्लेषणात्मक व्याख्या की जाती है। अंतिम स्टेज या सोपान है रिपोर्ट तैयार करना। अपने रिसर्च के अंतिम चरण में हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। विश्लेषणात्मक व्याख्या के बाद पूरे अध्ययन के संबंध में कुछ विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसमें विश्लेषणों और निष्कर्षों को व्याख्या सहित सारणियों, चित्रों, ग्राफ आदि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के अनुसंधान संबंधी कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। जैसे कि अंतर्वस्तु विश्लेषण संबंधी अनुसंधान का एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण, बहुत प्रचलित उदाहरण है, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले Z चैनल पर रात्रि 9 बजे अस्तित्व एक प्रेम कहानी धारावाहिक दिया जा सकता है और अलग अलग आयु समूहों की स्त्रियों पर पड़ने वाले इस धारावाहिक के प्रभाव का अंतर्वस्तु विश्लेषण की सहायता से अध्ययन किया जा सकता है। हम ये देखते हैं कि जो जी चैनल है उस पर रात को 9 बजे एक अस्तित्व की प्रेम कहानी नाम से एक सीरियल आता है। तो जो महिलाएं हैं हमारी सोसाइटी में जो इस सीरियल को देखती हैं, इसके एपिसोड्स देखती हैं, इसका उन महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका हम कंटेंट एनालिसिस के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। इसमें अध्ययन किया जा सकता है कि धारावाहिक में नायिका को किस रोल में प्रस्तुत किया गया है। जो मेन एक्ट्रेस है, नायिका है, वो किस रूप में इसे प्रस्तुत करती है और किस प्रकार का सामाजिक जीवन इसमें दिखाया गया है और ये धारावाहिक किस प्रकार की अभिवृत्तियों या मूल्यों को प्रसारित करता है। क्या ये धारावाहिक देखने वालों पर स्वस्थ प्रभाव डालता है? क्या ये लोगों को नए व्यवहार प्रतिमान अपनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है? इस विश्लेषण के परिणामों को गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। समाचार पत्रों में छपे सन 1999-2000 में बिहार में जातीय आधार पर होने वाली खून खराबे कत्लेआम का अध्ययन अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा किया गया। इस प्रकार का एक अध्ययन 2 अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा दूरदर्शन धारावाहिक स्टार प्लस चैनल कौन बनेगा करोड़पति का किया गया। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से सांप्रदायिक दंगों, जातीय हिंसा, किसी आतंकवादी घटना, अदालतों के माध्यम से होने वाले तलाक, उपन्यासों की बदलती विषय वस्तु का भी अध्ययन किया जा सकता है। तो ये कंटेंट एनालिसिस के माध्यम से की गई कुछ महत्वपूर्ण स्टडीज़ के एग्जाम्पल्स थे। अंतर्वस्तु विश्लेषण की कुछ उपयोगिता भी है, इसकी इम्पॉर्टेंस है, इसके यूजेस हैं, कौन कौन से हैं। जैसे प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में जनता का विशेष महत्व होता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से जनमत का पता लगाया जाता है। वास्तव में जनमत ही प्रजातंत्र की असली ताकत है। इस प्रविधि की सहायता से होने वाले अध्ययनों के माध्यम से देश में हो रहे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों का पता लगाया जा सकता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की सहायता से संचार के साधनों, समाचार पत्रों, पुस्तक, भाषण, दूरदर्शन आदि के सार्वजनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। एक ओर इन साधनों की प्रकृति का और दूसरी ओर जनता पर पड़ने वाले इनके प्रभावों की प्रामाणिक जानकारी मिल जाती है। इस प्रविधि का इस दृष्टि से विशेष महत्व है कि इसकी सहायता से गुणात्मक विषयों का परिमाणात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। जैसे कोई भाषण या किसी समाचार पत्र का संपादकीय गुणात्मक विषय है और इनकी अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि द्वारा परिमाणात्मक व्याख्या की जा सकती है और इन्हें सारणियों या ग्राफ, आवृत्ति, प्रतिशत जो भी है उसके माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से व्यक्तित्व के अध्ययन में भी काफ़ी मदद मिलती है। किसी व्यक्ति विशेष के भाषणों, पुस्तकों, लेखों का हम कंटेंट एनालिसिस करके उसके व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि उसके विचार क्या हैं, उसके आदर्श, उसके मूल्य, उसके उद्वेगों के बारे में जानकारी मिल सकती है, हम पता लगा सकते हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार बनाकर व्यक्तित्वों का श्रेणी विभाजन किया जा सकता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के माध्यम से किसी समूह या समुदाय विशेष के मनोवैज्ञानिक झुकाव का अध्ययन भी किया जा सकता है। किसी समूह या समुदाय के संबंध में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, कहानियों, दूरदर्शन कार्यक्रमों आदि के अंतर्वस्तु विश्लेषण से
उसके मनोवैज्ञानिक झुकाव का सुगमता से पता चल जाता है। इससे प्रशासकों, समाज सुधारकों, योजना निर्माताओं आदि को अपने कार्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए आवश्यक जानकारी भी मिल जाती है। और साथ ही अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से संचार के अंतर्राष्ट्रीय आधारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है और ऐसे अध्ययनों से अनेक अंतर्राष्ट्रीय तत्वों के उद्घाटन में भी हमें सहायता मिलती है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रविधि की कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी हैं। लिमिटेशंस ऑफ कंटेंट एनालिसिस टेक्निक। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की एक प्रमुख सीमा ये है कि क्षेत्र कार्य, जिसे हम कहते हैं फील्ड वर्क, के लिए ये प्रविधि अनुपयुक्त है, हम इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये इसकी महत्वपूर्ण सीमा या हम दोष कह सकते हैं, क्योंकि अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए चुने जाने वाले विषय जैसे कोई भाषण है, पुस्तक है, संपादकीय, दूरदर्शन, धारावाहिक आदि गुणात्मक होते हैं और उन्हें अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से परिमाणात्मक तथ्यों में बदलना अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य है। इसके लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। एक पूरी तरह से प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ता ही सफलतापूर्वक इस विधि का प्रयोग करते हुए विषय की विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी सहायता से कुछ वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो इतना आवश्यक कहना पड़ेगा कि अपने कुछ सीमाओं के बावजूद भी अंतर्वस्तु विश्लेषण या कंटेंट एनालिसिस प्रविधि के माध्यम से अनेक वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं और जिन्होंने ज्ञान राशि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।